मॉर्केला में जनन। इस ई लेक्चर के माध्यम से हम मॉर्केला में लैंगिक जनन विधि का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं मॉर्केला में जनन। मॉर्केला नामक कवक में जनन केवल लैंगिक विधि से होता है। इसमें अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। लैंगिक जनन के लिए विभेदित लैंगिक अंगों का निर्माण नहीं होता है। लैंगिक जनन दो कवक तंतुओं की कोशिकाओं के युग्मन से होता है अथवा एक ही कोशिका में उपस्थित दो केंद्रों के बीच युग्मन से होता है। लैंगिक जनन अवस्थाएं। अभी हमने देखा कि जो मॉर्केला है इसमें किसी भी तरह के लैंगिक अंगों का निर्माण नहीं होता। इसमें एस्कोगोनियम एवं एंथ्रीडियम का निर्माण नहीं होता है। तो फिर लैंगिक जनन कैसे होता है? लैंगिक जनन दो अवस्थाओं के द्वारा होता है। पहली अवस्था है प्लाज्मोगैमी एवं द्वितीय अवस्था है केंद्रक संलयन कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी के अंतर्गत कोशिका द्रव्य संलयन होता है और कोशिका द्रव्य संलयन दो विधियों द्वारा होता है। यह सोमेटोगैमी के द्वारा भी हो सकता है अथवा यह ऑटोगैमी के द्वारा स्वयुग्मन के द्वारा होता है। सोमेटोगैमी, जिसे हम काय युग्मी समयुग्मन कहते हैं, इस प्रोसेस में दो कवक तंतु की कोशिकाओं के जीव द्रव्यों का समयुग्मन होता है, जिससे दो विपरीत लिंग वाले अगुणित केंद्रक एक साथ एक ही कोशिका में आ जाते हैं। जबकि स्वयुग्मन ऑटोगैमी में एक ही कोशिका में उपस्थित दो केंद्रों के बीच जो है पेयरिंग हो जाती है और पेयरिंग के फलस्वरूप जो है डाइकैरियन का निर्माण होता है। जब प्लाज्मोगैमी पहली अवस्था पूरी हो जाती है, इसके पश्चात जो है कैरियोगैमी केंद्रक संलयन होता है। इस अवस्था में एक साथ आए दो विपरीत लिंग वाले केंद्रकों का संलयन होता है। जब दो केंद्रकों का संलयन होता है तो डिप्लॉयड अवस्था यानी कि द्विगुणित केंद्रक का निर्माण होता है। सोमेटोगैमी अथवा काय युग्मी समयुग्मन को हम डिटेल में समझते हैं। काय युग्मी समयुग्मन में दो कवक तंतु की कोशिकाओं के जीव द्रव्यों का समयुग्मन होता है, जिससे दो विपरीत लिंग वाले अगुणित केंद्रक एक साथ एक ही कोशिका में आ जाते हैं। इसे हम चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। दो कवक तंतु हैं यहाँ ए और बी। इन दो कवक तंतु की जो कोशिकाएं हैं यह एक दूसरे के समीप आ जाती हैं और इन कोशिकाओं के बीच में उपस्थित कोशिका भित्ति डिसॉल्व होने से यह केंद्रक एक ही कोशिका में आ जाते हैं। इस एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक हैं। किन्हीं दो केंद्रक जो है कोशिका में उपस्थित किन्हीं दो केंद्रकों के बीच में पेयरिंग हो जाती है और पेयरिंग होने से डाइकैरियन अवस्था का निर्माण होता है। कोशिका के बाकी सभी केंद्रक डीजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बस यही दो केंद्रक जो हैं जीवित रहते हैं। यह दो केंद्रक डाइकैरियन अवस्था का निर्माण करते हैं। ऐसी कोशिका जिसमें डाइकैरियन न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं उन्हें हम डाइकैरियोटिक सेल कहते हैं और इस प्रोसेस को हम डाइकैरियोटाइजेशन कहते हैं। यह कोशिका बहुत सारी एस्कोजिनस हाइफी का निर्माण करती है और एस्कोजिनस हाइफी की जो टर्मिनल सेल होती है, शीर्षस्थ कोशिका होती है, वह शीर्षस्थ कोशिका एस्कस मदर सेल की भांति व्यवहार करती है। तो प्लाज्मोगैमी का
जो पहली विधि है वह है काय युग्मी संयुग्मन। इस विधि के द्वारा भी प्लाज्मोगेमी हो सकती है अथवा कोशिका द्रव्य संलयन हो सकता है। एक और तरीका है जिसके द्वारा जो है कोशिका द्रव्य संलयन होता है और वह है स्वयुग्मन। स्वयुग्मन विधि के द्वारा जब कोशिका द्रव्य संलयन होता है तो इसमें कोई दो कोशिकाओं के बीच में संलयन नहीं होता, अपितु एक ही कोशिका में उपस्थित दो केंद्रों के बीच में युग्मन हो जाता है। इस एक ही कोशिका में उपस्थित बाकी सभी केंद्रक नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ दो केंद्रक बचते हैं और ये दो केंद्रक जो है पेयरिंग करते हैं और डायकैरियन अवस्था का निर्माण करते हैं। इस डायकैरियन जो सेल है इससे बहुत सारी एस्कोजिनस हाइफी अराइज होती हैं और एस्कोजिनस हाइफी की जो शीर्षस्थ कोशिका है वह एस्कस मदर सेल की भांति व्यवहार करती है। तो हमने यह जाना कि कोशिका द्रव्य संलयन दो विधियों द्वारा होता है। यह या तो सोमैटोगेमी जिसे हम काय युग्मी संयुग्मन कहते हैं इसके द्वारा होता है, अथवा यह स्वयुग्मन ऑटोगेमी के द्वारा होता है। अब जब दो न्यूक्लियस की पेयरिंग हो जाती है और डायकैरियन अवस्था स्थापित हो जाती है, इसके पश्चात कैरियोगेमी प्रोसेस जो है आरंभ होता है। कैरियोगेमी में जो एस्कस मदर सेल है, इस एस्कस मदर सेल में जो दो न्यूक्लियस हैं डायकैरियन, यह फ्यूज हो जाते हैं एस्कस मदर सेल में और फ्यूज होके सिनकैरियन यानी कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इस अवस्था को हम कैरियोगेमी कहते हैं। जब कैरियोगेमी हो जाती है इसके पश्चात एस्कस मदर सेल इलोंगेट हो जाती है, दीर्घ हो जाती है और दीर्घित होकर यह बेलनाकार हो जाती है। अब इसे हम एस्कस मदर सेल ना कहकर एस्कस कहते हैं। एस्कस में जो यह डिप्लॉयड न्यूक्लियस उपस्थित है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिस अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 केंद्रकों का निर्माण होता है। यह 4 केंद्रक पुनः समसूत्री विभाजन द्वारा 8 केंद्रक बनते हैं और यह एक रो में अरेंज्ड हो जाते हैं। केंद्रक अपने चारों ओर पतली भित्ति के बन जाने से अब एस्कोस्पोर्स में विकसित हो जाते हैं। एस्को बीजाणु एस्कस में एक रो में अथवा पंक्ति में व्यवस्थित रहते हैं। जब एस्कस परिपक्व हो जाता है तब स्फीति दाब जो है उसके कारण इस एस्कस के शीर्ष पर जो है लिड है यह खुल जाता है और एस्को बीजाणु अथवा एस्कोस्पोर्स बाहर आ जाते हैं। इनका जो प्रकीर्णन है वह वायु द्वारा होता है और यह उपयुक्त अधोस्तर पर गिरने पर अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। जीवन चक्र, जैसा कि हमने अभी देखा कि मौरकेला में जो है लैंगिक जनन पाया जाता है, इसमें अलैंगिक जनन नहीं होता और लैंगिक जनन की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है कोशिका द्रव्य संलयन और ये कोशिका द्रव्य संलयन जो है 2 माध्यमों से होता है। सोमैटोगेमी जिसे हम काय युग्मी संयुग्मन कहते हैं अथवा ऑटोगेमी जिसे हम स्वयुग्मन कहते हैं। इन 2 अवस्थाओं के द्वारा जो है कोशिका द्रव्य संलयन होता है और डायकैरियन अवस्था का निर्माण होता है। डायकैरियन अवस्था वह अवस्था है जिसमें 2 केंद्रक एक ही कोशिका में उपस्थित होते हैं और इस डायकैरियन सेल से एस्कोजिनस हाइफी का निर्माण होता है। एस्कोजिनस हाइफी की जो शीर्षस्थ कोशिका है वह एस्कस मदर सेल की भांति व्यवहार करती है। जब यह एस्कस मदर सेल परिपक्व हो जाती है तो इसमें उपस्थित 2 केंद्रक संलयित होते हैं और कैरियोगेमी के द्वारा इस प्रोसेस को हम कैरियोगेमी कहते हैं और यह सिनकैरियन डिप्लॉयड अवस्था या डिप्लॉयड न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। अब
जो एस्कस मदर सेल है यह दीर्घित हो जाती है, बेलनाकार हो जाती है और एस्कस का निर्माण करती है। एस्कस में उपस्थित डिप्लॉइड न्यूक्लियस में मियोसिस के फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं और यह 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस पुनः माइटोटिक डिवीजन द्वारा 8 एस्को बीजाणुओं का और एस्कोस्पोर का निर्माण करते हैं। यह एस्कोस्पोर जो हैं जब लिड के द्वारा बाहर आ जाते हैं तब यह जर्मिनेट होकर नए मॉर्केला के नए थैलस का निर्माण करते हैं। इस तरह मॉर्केला का जीवन चक्र पूर्ण होता है। बच्चों को पढ़ने के लिए मैं सलाह देती हूँ कि आप यह पुस्तक पढ़ें और इसी जो चैप्टर है इसे पुनः रिवाइज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।